नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पत्नी गीता धामी के साथ रुड़की पहुंचे और जीवनदीप आश्रम में उनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि आश्रम परिसर में सीएम ने हवन पूजन कर प्रदेश की खुशहाली और शांति की कामना की। तो वहीं मंच पर संतों और साधुओं की विशेष मौजूदगी रही, जिसके बाद सीएम ने 1100 बाल कन्याओं के पूजन और 5 कन्याओं के विवाह कार्यक्रम में शिरकत की। इस कड़ी में धार्मिक माहौल में जयकारों की गूंज रही और इसके बाद स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी सभागार के प्रस्तावित लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर भी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। तो वहीं कार्यक्रम स्थल पर भारी भीड़ जुटी। अनेक कार्यक्रमों के लिए जहां एक सभागार यहां पर बनाया गया है, उस सभागार का लोकार्पण था। साथ ही जो हनुमान चौक पर गेट लगाया गया है उसका भी लोकार्पण था। साथ में 1100 कन्याओं का पूजन और 6 सामूहिक विवाह के भी कार्यक्रम थे। अनेक भक्तजन आए हैं और मैं आज के सभी कार्यक्रमों के लिए और जिनका आज मंगल कार्य हुआ है उन सभी को बधाई देता हूँ। पूज्य संतगण भी अपना आशीर्वाद देने आए हैं। अनेक अनेक स्थानों से अनेक भक्तगण यहाँ पहुँचे हैं, श्रद्धालुजन पहुँचे हैं। सभी सनातन संस्कृति के, सनातन धर्म के वाहक हैं, संभावक हैं। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर हमारे सनातन की धर्म ध्वजा फहरा रही है। इसको फिर से पुनर्स्थापना हो रही है। उनको सभी हमारे धार्मिक स्थलों को आज सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है। काशी में काशी कॉरिडोर बन गया है। उज्जैन में महाकाल लोक बन गया है। उत्तराखंड में भगवान बद्री विशाल का मास्टर प्लान पर तेज़ी से काम हो रहा है। केदारनाथ धाम का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण का कार्य तेज़ी से आगे अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसी प्रकार से हरिपुर कालसी में हम हरिपुर तीर्थ मनाने जा रहे हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर और टनकपुर माँ शारदा के तट पर पूर्णागिरी के धाम पर शारदा कॉरिडोर का भी निर्माण हम करा रहे हैं। मानसखंड और केदारखंड के सभी मंदिरों का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण के काम हमारे तेज़ी से चल रहे हैं। ऐसे अनेक जो धार्मिक हमारी विरासत है, हमारे धार्मिक स्थान हैं, उन सभी को सजाने का, संवारने का, उनको फिर से पुनर्स्थापित करने का, नए रूप में लाने का निरंतर कार्य हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा। तो वहीं कोटद्वार पहुंचे गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर पदयात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बढ़ रहे गुलदार एवं जंगली जानवरों के हमलों से निपटने के प्रयास जारी हैं। वहीं पासपोर्ट ऑफिस शुरू न होने पर उन्होंने अफसरशाही की देरी को कारण बताया। सांसद बलूनी ने लालढांग चिल्लर खाल सड़क मुद्दे पर कहा कि निर्णय अदालत के फैसले के बाद ही आगे बढ़ेगा। देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राज्य में बढ़ रहे भालू और बाघ हमलों के विरोध में वन भवन का घेराव कर दिया। इस दौरान पुलिस से नोकझोंक भी हो गई। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य गेट पर नारेबाजी की और वन विभाग से कार्रवाई की मांग की। साथ ही विभाग को ज्ञापन सौंपकर प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षा बढ़ाने और रोकथाम उपाय लागू करने के सुझाव भी दिए। हमने आज यहाँ पर सरकार को इस बात के लिए आगाह किया है कि सरकार जो कुंभकर्णीय नींद सोई हुई है उससे जागे, ये बात तय है। और इसके लिए सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता कि ये वन्य जीव और मानव का संघर्ष इस सरकार के समय हुआ, ऐसा तो नहीं है। ये पहले से चला आ रहा है, अतीत से चला आ रहा है। लेकिन इस सरकार ने जिस प्रकार से कुंभकर्णीय नींद में सोकर उस तरफ से नजर फेर दी है, ये बड़ा सोचने का विषय है और सरकार उस नींद से जागे। हम इसके प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा कि इस बात के लिए कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता कि संघर्ष क्यों हो रहा है, लेकिन उन संघर्षों में कमी लाने का जो प्रयास किया जा सकता है उससे सरकार बेमुख है। इससे हमारा इस बात से नाराजगी है।
आम लोग जीवन उनका खत्म हो रहा है, संपत्तियों का नुकसान हो रहा है, और सरकार जैसे गाय के मरने पे 35,000 रुपए का मुआवजा देकर अपने फर्ज की तीसरी समझ रही है। एक तरफ सरकार गाय को राष्ट्रमाता बनाने की झूठी बातें करती है और दूसरी तरफ गायों को जंगली जानवरों का गौशाला के अंदर निवाला बनाया जा रहा है और उन भालुओं को, उन जंगली जानवरों को रोकने की कोई रोकथाम नहीं कर पा रही है सरकार। हमारे ढाईजुली पट्टी में एक जगह है, ढाईजुली पट्टी का इलाका है, करीब 52 गाय वहां पर, गाय बैल 52 2 महीने के अंदर मार दिए गए। सरकार 30-35 हजार रुपए देकर अपने फर्ज की तीसरी कर दे रही है। तो कब तक ये चलेगा? सरकार उसके लिए कार्य योजना बनाए। मैंने इस प्रॉब्लम के साथ, इस समस्या के साथ सरकार को समाधान भी सुलझाए। मैंने ये कहा कि अगर हम सरकार में होते तो हम क्या करते? तो हम ये करते कि हम एक कार्य योजना बनाते जिसके 2 पहलू होते। एक पहलू से तात्कालिक रोकथाम और दूसरे पहलू से दीर्घकालिक पूरी तरह की रोकथाम। ये 2 तरह से इस कार्य योजना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम एक रचनात्मक विपक्ष हैं। हम रचनात्मक विपक्ष होने का प्रमाण इस रूप में देना चाहते हैं कि हम सरकार के सामने समस्याएं समाधान के साथ लेकर जाएं। तो हम इस समस्या का भी समाधान लेकर सरकार के सामने जा रहे हैं। इसी के लिए आज यहाँ पर हम आए। मसूरी में विकास की नई तस्वीर उभरने जा रही है। बता दें कि नगर पालिका बोर्ड बैठक में 35 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें फास्ट ट्रैक बैरियर, नई पार्किंग, डिस्पेंसरी, रजत जयंती पार्क और सुरक्षा कैमरों जैसी कई परियोजनाओं को हरी झंडी मिली। तो वहीं कोबलस्टोन हटाने से लेकर हुसैनगंज का नाम बदलकर कृष्णा नगर करने तक कई बड़े फैसले किए गए। इसको लेकर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि ये सभी कदम मसूरी के पर्यटन, ट्रैफिक और स्वच्छता को बेहतर बनाएंगे। मैंने तो उसमें देखो विरोध दर्ज किया है, क्योंकि एक्चुअली में अगर जो संपत्तियां हैं उनको दोबारा से लीज करके किसी और को दे देंगे तो उसमें पूरा मसूरी शामिल होता है। और आज अगर हमने इसका विरोध नहीं किया तो फिर पूरी मसूरी में इसकी आग फैल जाएगी और जो कि मसूरी वासियों के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए एक दिक्कत और गलत संदेश जाएगा। इसलिए मैंने अपनी आपत्ति दर्ज की है। गड्डी खाने का एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, आप ही के वार्ड में आता है। पिछली बोर्ड द्वारा करोड़ों रुपए लगा दिया गया, तो सौंदर्यीकरण के नाम पे क्या हो रहा है? देखिए, मैं जो डंपिंग जोन वहाँ से हटना था वो हटा दिया गया, उसका सौंदर्यीकरण भी लगभग हुआ। पर वहाँ पर जो आज की जो व्यवस्था है वो एकदम से चरमराई हुई है। वहाँ पे गंदगी के नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा ढेर हो गई है और क्योंकि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर नीचे, उनका कारोबार उस बिजनेस से चलता है, कूड़े से। देखिए, मेरा मानना हमेशा ये है कि जो भी बात हो पारदर्शिता से हो, और पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है। चाहे हमारे माल रोड में चाहे वो कितना भी बड़ा सौंदर्यीकरण हुआ हो, पर अगर कोई चोटी हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है तो माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से लगातार, आपने भी रिपोर्ट लगाई है उसमें कि लोगों का कितना चोट लग रही है। तो खुशखबरी आपके लिए और जनता के लिए यह है कि पीडब्ल्यूडी ने उसका एस्टीमेट बना दिया है और ऐसी जगह जहां पर लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं वहां से कोबल पत्थर हटाने का एस्टीमेट हो गया। जल्दी वहां पर पत्थर हटा के डामरीकरण कर दिया जाएगा। और रही जो आपने दूसरा मामला 56 कोट वाला उठाया, हमारे साथी सभासद थलवाल जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मामले को उठाया और थलवाल जी द्वारा बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा गया है कि अगर नगर पालिका के द्वारा किसी का कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई पालिका करेगी, पर उसमें भी पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है। जो किताबघर से रोपवे के अंतर्गत जो बेरोजगार हुए हैं, जिनकी दुकानें टूटी है, तो जो हमने मांग उठाई है कि जो हमारी किंगरे के अंदर जो 9 दुकानें बनी हैं उनमें से 5 या 6 लोग जो भी हैं उनको वहाँ पे व्यवस्थित किया जाए। हमने सदन के समक्ष प्रस्ताव रखा है। और नंबर 2 हमने ये रखा है कि जो हमारा जो 56 कोट है, जिनको आज 5-6 साल हो गए बेघर हुए हैं, उनके पूरे परिवारों को व्यवस्थित किया जाए। क्योंकि जब नगर पालिका हर विभाग को कोड़ियों के भाव ज़मीन दे रही है तो क्यों ना हम उन अन्य विभाग से भी उनके लिए ज़मीन लें। आज जड़ी पानी के अंदर हमारे पास पर्यटन विभाग की ज़मीन है। पर्यटन विभाग ने 30 रुपये के हिसाब से वो ज़मीन ली है लाइब्रेरी की, तो क्यों हमें भी वो दे दे, तो हम 56 कोट के लोगों को व्यवस्थित करें। नंबर 3, लाइब्रेरी चौक के पास जो हमारा वो कूड़ेदान है उसे व्यवस्थित करने की हमने मांग उठाई है। देखिए, जैसा आज के बोर्ड ने बहुत सारे मुद्दों पे सहमति जताई। हमारे टोटल 37 यहाँ पे एजेंडे आए थे। 37 में से 2 एजेंडों पे बोर्ड ने कहा कि इसको पेंडिंग किया जाए, इस पे बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन बाकी 35 एजेंडों पे बोर्ड ने सहमति जताई है।
और मॉल रोड पे हमारे जो दोनों गेट हैं वहाँ पे फास्ट ट्रैक लगाने की बात कही गई है कि ताकि जाम से निजात भी पा सकें और पालिका की आय में जो रोज़ सवाल खड़े होते हैं उस पर भी नियंत्रण हो पाए ताकि पालिका का रेवेन्यू बढ़ जाए। और दूसरा, हमारे जो कुछ पार्किंग थी जो पेंडिंग पड़ी हुई थी, चाहे वो गड़ी खाने की पार्किंग थी, चाहे हमारी वो सिविल वाली पार्किंग थी, उन पे भी बोर्ड ने डिसाइड किया है कि नए तरीके से टेंडर आमंत्रित किए जाए और उन पार्किंगों का निर्माण किया जाए। हमारा जो एक हमारी पालिका की जो बड़ी संपत्ति है टाउन हॉल, उसके रखरखाव के बारे में यहाँ पे विस्तार से चर्चा हुई है। हरिद्वार के विश्व सनातन महापीठ के भूमि पूजन में देश विदेश के नामी संतों का अद्भुत संगम देखने को मिला। तो वहीं इस कड़ी में वैदिक मंत्रोच्चारण और साधना के बीच बाबा हठ योगी महाराज ने मुख्य पूजा विधि संपन्न कराई। इस दौरान अमेरिका, नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया से आए संतों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और काशी, वृंदावन, पंजाब, हरिद्वार समेत कई तीर्थ क्षेत्रों से हजारों संत पहुंचे। वहीं अध्यात्म की भव्य छटा में डूबा ये आयोजन सनातन परंपरा की गौरवपूर्ण अनुभूति कराता है। मसूरी अब हिमालयी आपदाओं के वैज्ञानिक अध्ययन का नया केंद्र बनने जा रहा है। दरअसल सर्वे ऑफ इंडिया कैंपस में IIG की बहुआयामी भूभौतिकीय वेधशाला का शिलान्यास किया गया। ये वेधशाला भूकंप, भूस्खलन और भूमिगत हलचलों की रियल टाइम निगरानी में अहम भूमिका निभाएगी। देश विदेश के विशेषज्ञों ने इसे महत्वपूर्ण परियोजना करार दिया है। आप सब लोग जानते हैं कि हिमालय में बहुत तरह की जो है एटमॉस्फेरिक और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑपरेट करते हैं और वो प्रोसेसेस जियोमैग्नेटिज्म फील्ड, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, या जो एरोनॉमी होता है, जो आयनोस्फीयरिक में जो पर्टर्बेशंस होते हैं, चेंजेज होते हैं, उनसे कनेक्टेड रहते हैं। यह वेधशाला जो जियोमैग्नेटिक वेधशाला प्राइमरली है, यह इन सब जो है प्रोसेसेस के बारे में एक नए डेटा देगी और वह डेटा जो है यहाँ के जो लोकल लेवल में और साथ ही साथ जो ग्लोबल मॉडल बनाए जा रहे हैं उनमें वो बहुत ही प्रासंगिक है और उपयोगी होगा। अंतर्गत बहुत सी ऑब्जर्वेटरी हैं, 4 लैब हैं, 15-16 ऑब्जर्वेटरी पूरे देश विदेश में फैली हुई हैं। और यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी खोलने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि ये हिमालय के टेक्टोनिक बेल्ट में है और ये मल्टी पैरामीट्रिक जियोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी उस आंकड़ों को एकत्रित करके आने वाले समय में बहुत सी गूढ़ रहस्यों के ऊपर एक अध्ययन और रिसर्च करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। सर्वे ऑफ इंडिया का मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने बहुत सराहनीय योगदान हमको दिया और हमको एक नई वेधशाला खोलने का यहाँ पे एक मौका दिया, ये ऑब्जर्वेटरी दी और इससे हमें बहुत सी चीज़ों को समझने में एक योगदान मिलेगा। इंडियन हिमालयन रीजन के फुटिल में खानले, लद्दाख में हम हैं, सेंट्रल हिमालय में ये वेधशाला और नॉर्थ ईस्ट में भी हमारी लगान में और तेजपुर यूनिवर्सिटी में वेधशाला। तो ये जो गैप एरिया है सेंट्रल हिमालय का, इसको फुलफ़िल करने में सबसे बड़ा योगदान ये है कि ये आंकड़े राष्ट्रीय डेटा में एकत्रित होंगे, जिससे आने वाले समय में बहुत सारे आयामों को निष्कर्ष करने में, पढ़ने में, समझने में, उससे आगामी प्रयोग के लिए एकत्रित होकर बहुत एक नई निष्कर्ष पे हम संभवतः पहुंचेंगे। उत्तरकाशी में दीपावली के एक माह बाद मनाया जाने वाला मंगसीर की बग्वाल और ऐतिहासिक देवलांग मेला अपनी अनोखी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। रवाई घाटी में हजारों लोग मिलकर देवदार के विशाल वृक्ष से दुनिया की सबसे लंबी मशाल देवलांग तैयार करते हैं और ढोल दमाऊं की थाप, रात भर का नृत्य गान और मंदिर परिक्रमा के बीच बिना हाथ लगाए लकड़ी की कैंचियों से देवलांग खड़ा किया जाता है। इसे एकता, पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धनारीपट्टी के पुजार गांव में आयोजित सिद्धेश्वर दिलंक मेला इस बार भी उत्साह और आस्था का अद्भुत संगम बना रहा। बता दें कि सदियों पुरानी परंपरा के तहत जंगल से लाए गए
चीड़ के 2 विशालकाय पेड़ों को खड़ा करने की अनूठी रस्म देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। वहीं 3 गांवों के बीच रस्साकस्सी ने माहौल को रोचक बना दिया। इस कड़ी में दूर दूर ब्याही बेटियों की मायके वापसी ने मेले की परंपरा को और खास बनाया। आज हमारे पूर्वजों के माध्यम से विगत कई वर्षों हजारों वर्षों से ये मेला हमारे यहाँ पुजार गाँव में हो रहा है और इस मेले को आगे बढ़ाने में हमारे युवा पीढ़ी और हमारे सारे लोग नातेदार रिश्तेदार गांव के किसी भी गांव में अगर रहते हैं, हमारी ध्यानी यहाँ से जा रही हैं ब्याह के, वो ध्यानी अपने गांव में आकर आज मेले में सम्मिलित होती हैं और इस गांव का, इन तीनों गांव को और धनारी पट्टी का पूरा जो हमारे समाज के लोग जो बाहर रहते हैं, चाहे वो देहरादून हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे विदेशों में हो, वो सब इस मेले के लिए अपने गांव में आते हैं क्योंकि मेला हमारे सिद्धेश्वर महादेव का मेला है और माता पार्वती का मिलन का मेला है। और इस मेले के माध्यम से हमारा पूरा गांव, पूरा क्षेत्र, पूरा जनपद एकजुटता के साथ इस मेले को मनाता है और एक दूसरे को मिलने का जो सौभाग्य मिलता है, कई वर्षों से मिलना नहीं होता और इस दिन हमारा हर व्यक्ति चाहे किसी भी डिपार्टमेंट हो, कहीं भी हो, वो आकर अपने गाँव में आता है, अपने घर में सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार करता है, वंदन करता है, नमन करता है सबको। और मेले का जो उद्देश्य है और उद्देश्य का है मिलन का ही हम इसको मानते हैं क्योंकि शिव पार्वती का मिलन है और शिव पार्वती का मिलन को हम कहते हैं कि जो हमारे अपने गांव के लोग हैं, क्षेत्र के लोग सब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, आने जाने हमारे जो बाहर के लोग हैं सब लोगों का अपने गाँव में अतिथि स्वीकार करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बधाई है। मैं सिद्धेश्वर भगवान को नमन करते हुए ग्राम पंचायत पुजार गाँव दरमाली हिटाणु ज्योली समस्त धनारी की जनमानस जनता उत्तरकाशी जिले के समस्त क्षेत्रवासियों को दिलंग मेला का हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। भगवान सिद्धेश्वर महादेव से आशा ने पूर्ण विश्वास और प्रार्थना करता हूँ कि सभी भक्तजनों पे अपनी असीम कृपा बना के रखना और इनके सबके घर में हरियाली खुशहाली बना के रखना। और इसकी स्थापना गब्बू और जंतवान 2 भाई ने की थी और तब से लेकर आज तक हम जो है यहाँ पर जो है दिलंग मेला मनाते आ रहे हैं और तीनों गांव के लोग बड़ी खुशी और हर्षोल्लास के साथ जो है इस मेले को मनाते आ रहे हैं और आगे भी कामना करते हैं कि इसी प्रकार से ये जो है आगे भी चलता रहे। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई हैं। बता दें कि हल्द्वानी बेस अस्पताल में 2 करोड़ की लागत से बना 10 बेड का आईसीयू 4 साल से बंद पड़ा है। तकनीकी स्टाफ और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के कारण करोड़ों की मशीनें भी धूल फांक रही हैं। गंभीर मरीजों को रेफर करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री से लेकर सचिव तक निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन संचालन आज तक शुरू नहीं हो पाया। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले मरीज भी गहरी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। कोरोना के टाइम पे ये बना हुआ था जिसमें जो है उस समय अभी वर्तमान में हमारे इस आईसीयू चलाने के लिए स्टाफ की सख्त ज़रूरत है। 12 स्टाफ, 6-8 डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर जिसमें बेहोशी डॉक्टर और मेडिसिन के डॉक्टर चाहिए। साथ में इसको 24 आवर चलाने के लिए 6 मेडिकल ऑफिसर की आवश्यकता होती है। आईसीयू देखिए जैसे ही हमारे विशेषज्ञ आते हैं क्योंकि एक आईसीयू चलाने के लिए हमको पीडियाट्रिशियन की ज़रूरत होती है, स्पेशली एक एक्स्ट्रा हमको फिजिशियन की ज़रूरत होती है और हमको पैरामेडिकल्स उसमें चाहिए। पैरामेडिकल हमारे आ चुके हैं, स्टाफ नर्सों हमने काफ़ी भर लिए हैं। बहुत मुश्किल से हमारा 350-400 का गैप है, उसमें भी हमारा अध्याचन जाने वाला है। ऐसे हमने एएनएम्स का भी देखे, आपने देखा होगा कि अब काफ़ी जनपद हमारे एएनएम्स आ चुकी हैं। 180 का अध्याचन फिर हम एएनएम का भेज रहे हैं। तो इस तरह से हमारे जितने भी गैप है वो हम धीरे धीरे फिल कर रहे हैं। बस एक जरा विशेषज्ञों का हमारे 4-5 साल मैं जरूर कहूँगी कि हमें शॉर्टेज रहेगी। आईसीयू बनाया था माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कोरोना काल के दौरान। उस टाइम आईसीयू की बहुत ज़रूरत थी। तो उसके बाद जब वो है उसका सचिन बंसल साहब डीएम साहब ने उसका उद्घाटन भी किया था। उसके बाद से जो है वो बंद पड़ा हुआ है क्योंकि वहाँ पर जो है आईसीयू के लिए डॉक्टर की व्यवस्था और स्टाफ की कमी रही। तो इस बार 2025 में मैं पार्षद रूप वहाँ मेरे क्षेत्र ही पड़ता है वो, तो मैंने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री को जो है ये मामला संज्ञान में डाला भी है। तो उनकी तरफ से मुझे आश्वासन भी मिला था कि हम इसको जल्दी से जल्द स्टार्ट करवाने का
वो करेंगे। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ का बेस चिकित्सालय है, यहाँ कोरोना काल के दौरान यहाँ पे एक आईसीयू खुला था और अभी बंद है, क्योंकि ये कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो स्टाफ की कमी के कारण आप देखिए सुशीला तिवारी भी उसी कमी से जूझ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ जो सुशीला तिवारी में जो स्टाफ है, जो डॉक्टरी स्टाफ है, वो यहाँ केवल नाम मात्र की यहाँ पे खाना पूर्ति करते हैं, बाहर प्रैक्टिस करने ये लोग जाते हैं। और आप चौखुटिया से लेके देखिए, देहरादून से लेकर देखिए, बहुत बुरा हाल है। और बड़े नेता जो हैं वो दिल्ली में अपना इलाज कराते हैं, एम्स ढूंढते हैं। तो आम आदमी कहाँ से एम्स ढूंढेगा? सबसे बड़ी बात यह है ना। और देखिए, जो हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर है कि यहाँ इनके पास स्टाफ नहीं, बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर है सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में। कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया में जहाँ दिख रहा है, आपके न्यूज़ चैनल भी दिखा रहे हैं। चौखुटिया में देखिए, आज वो देहरादून तक पैदल यात्रा में गए हैं। कल ही मेरे पास एक न्यूज़ आई थी भीमताल में केवल रेफरल सेंटर बन के रह गया है CHC। तो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले एक बागेश्वर से भी न्यूज़ आई थी कि बागेश्वर में भी यही हाल। तो उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था तो बिल्कुल ठीक नहीं है और सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। सरकार अन्य मदों में खर्चा करने के बजाय जो हमारे डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, उन्हें पहाड़ में पहुंचाना चाहिए। और चौखुटिया में तो एक दिन पहले कुछ डॉक्टर की नियुक्ति हुई थी और दूसरे दिन उन डॉक्टर को वहाँ से हटा दिया गया। तो ये क्या चल रहा है उत्तराखंड में, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उत्तराखंड जहाँ मैं देख रहा हूँ, ये सब व्यवस्थाएं खत्म हो गई। हल्द्वानी का बेस अस्पताल वर्षों से इस आईसीयू के खुलने का इंतजार कर रहा है। जी हाँ, तस्वीरों में आप जो ये देख रहे हैं, ये हल्द्वानी बेस हॉस्पिटल में बना हुआ आईसीयू है, जो कोविड के दौर में यहाँ बनाया हुआ था। और 9 बेड का ये आईसीयू है। तमाम जो आईसीयू में इक्विपमेंट्स होते हैं, वो इक्विपमेंट्स यहाँ लगाए गए हैं। लेकिन बावजूद उसके आज इतने सालों बाद भी इसमें ये ताला लटका हुआ है और इसका सीधा सा कारण है स्टाफ की कमी। हल्द्वानी का बेस हॉस्पिटल उन अस्पतालों में शुमार है जहाँ कुमाऊं भर से मरीज, क्योंकि कुमाऊं का बहुत बड़ा अस्पताल है, 2 ही अस्पताल हल्द्वानी में बहुत बड़े हैं, एक सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज और दूसरा बेस हॉस्पिटल हल्द्वानी। तो कुमाऊं भर से मरीज यहाँ आते हैं अपना इलाज कराने और तमाम जो तीमारदार हैं वो साथ होते हैं। लेकिन आईसीयू का यहाँ बंद रहना कहीं ना कहीं उन मरीजों के लिए एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, जिनको सेवाएं नहीं मिल पाती हैं, जिनको ज़रूरत होती है इस आईसीयू की। और जब अधिकारियों से इस संबंध में बात की गई तो CMS बेस हॉस्पिटल से जब बात की गई तो उनका सीधा तौर पर कहना है कि स्टाफ की कमी के कारण ये जो आईसीयू है वो संचालित नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों की अगर बात करें तो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, अभी तक कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से लेके तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो इसका दौरा कर चुके हैं। स्वयं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत यहाँ आ चुके हैं और उनको इस संबंध में बता दिया गया है, हमारे द्वारा ही उनको अवगत कराया गया था। बार बार समय समय पर अवगत कराया जाता है और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, उनके संज्ञान में भी इस बात को लाया गया है। लेकिन बावजूद इसके आज तक इस आईसीयू को खोलने की या यहाँ स्टाफ उपलब्ध कराने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। अब ये आने वाले वक्त की गर्त में छुपा हुआ है कि ये आईसीयू कब संचालित किया जाता है, कब लोगों को इसकी सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन फिलहाल जो मरीज यहाँ आते हैं उनको निराश ही, आईसीयू के मरीजों को यहाँ से निराशा हाथ लगती है और उन्हें तमाम जो हायर सेंटर हैं उनके लिए रेफर कर दिया जाता है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।